अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम टी सेल रिसेप्टर सिग्नलिंग को डिस्कस करेंगे, यानी कि टी सेल रिसेप्टर की मदद से टी सेल की एक्टिवेशन किस तरह से होती है, उसमें जितने भी स्टेप्स और जितने भी पाथ में इंक्लूड होते हैं उन सब को इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसी वजह से आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखनी है, तभी आप लोगों को समझ आएगा कि टी सेल रिसेप्टर सिग्नलिंग होती क्या चीज़ है। इससे पहले एक और वीडियो मैं बना चुका हूं जिसमें मैंने टी सेल रिसेप्टर की स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस किया था। इसके साथ साथ हमने CD3 की इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस किया था, यानी कि CD3 किस तरह से टी सेल रिसेप्टर की हेल्प कर रहे होते हैं टी सेल की एक्टिवेशन में। तो आप लोग वो वीडियो भी लाजमी देखें, उसका लिंक यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक टी सेल है, ये है उसकी सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है टी सेल रिसेप्टर है। और टी सेल रिसेप्टर क्या करता है, ऐसे एंटीजन को डिटेक्ट करता है जो कि MSC की मदद से रिप्रेजेंट हो रहा होता है। ये MSC1 भी हो सकता है, MSC2 भी हो सकता है। सिर्फ उन्हीं एंटीजन को डिटेक्ट करता है टी सेल रिसेप्टर जो कि MSC की मदद से रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। अब जब ये एंटीजन को डिटेक्ट कर लेता है टी सेल रिसेप्टर, ये डायरेक्टली टी सेल को एक्टिवेट नहीं करवा सकता, क्योंकि इसका जो साइटोप्लाज्मिक पोर्शन होता है, इस टी सेल रिसेप्टर का साइटोप्लाज्मिक पोर्शन वो बहुत ही स्मॉल होता है, वो डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग नहीं करवा सकता। डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग का मतलब ये होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ से सिग्नल जो जनरेट होता है वो मूव करता है न्यूक्लियस की तरफ, तो इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग। तो क्योंकि इसका जो साइटोप्लाज्मिक पोर्शन बहुत ही स्मॉल है, तो इसी वजह से ये डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग को इनिशिएट नहीं करवा सकता। तो इसी वजह से मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि CD3 कंपोनेंट्स का होना लाजमी है, जो क्या करवाता है, इस टी सेल रिसेप्टर की हेल्प करवाता है डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग में। तो ये CD3 हैं कंपोनेंट्स डिफरेंट। ये क्या होते हैं, ये डायमर्स की फॉर्म में होते हैं CD3। ये टोटल 3 डायमर्स होते हैं। 2 इनमें क्या होते हैं, हेटेरोडाइमर्स। कौन कौन से, एक होता है गैमा एप्सिलॉन और दूसरा होता है डेल्टा एप्सिलॉन। और एक क्या होता है CD3 होमोडाइमर होता है, यानी कि इसमें 2 जीटा चेन्स होती हैं। तो ये CD3 क्या करता है, इस टी सेल रिसेप्टर की हेल्प करता है टी सेल की एक्टिवेशन में। वो किस तरह से हेल्प करवाते हैं कि ये जो CD3 होते हैं इनमें स्पेशल टाइप के मोटिव्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ITAM। ये जो ITAM होते हैं इनमें क्या होता है, टायरोसिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जब टायरोसिन की फास्फोरिलेशन होती है, यानी कि जब यहाँ पे फास्फेट ऐड होता है, तो ये मोटिव डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। वो किस तरह से करवाएंगे अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो टी सेल की मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं लिपिड रैफ्ट। लिपिड रैफ्ट वो रीजन होता है जहाँ पे काइनेज एंजाइम बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और स्पेशली सार्क काइनेज एंजाइम ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो जब टी सेल रिसेप्टर, यानी कि ये जो टी सेल रिसेप्टर है, अपने स्पेसिफिक एंटीजन के साथ अटैच होता है, तो ये किस तरफ मूव करते हैं, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, यानी कि टी सेल रिसेप्टर और ये CD3 लिपिड रैफ्ट रीजन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और काइनेज एंजाइम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक मैंने काइनेज एंजाइम बना दिया है जो कि सार्क काइनेज एंजाइम है। और स्पेशली ये जो सार्क काइनेज एंजाइम है, ये पूरी फैमिली है। इसमें जो टी सेल जो होते हैं उनमें स्पेशल टाइप का जो होता है LCK काइनेज, ये प्रेजेंट होता है। अब ये जो LCK होता है, इसके 2 डोमेन होते हैं। एक उसका होता है कैटालिटिक डोमेन, यानी कि जो काइनेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, और दूसरा जो होता है वो इसको इनहिबिट करवा रहा होता है, ये डोमेन। ये किस तरह से इसकी इनहिबिशन करवाता है कि जब इसके साथ ये जो दूसरा डोमेन है, ये जो ब्लू से मैंने शो किया हुआ है, इसके साथ जब फास्फेट ऐड होगा, तो ये जो कैटालिटिक डोमेन है जिसको ने काइनेज एक्टिविटी शो करनी है, ये इनहिबिट रहेगा। जैसे ही यहाँ से फास्फेट रिमूव होगा तब ये एक्टिव हो सकता है। तो अब यहाँ से फास्फेट कैसे रिमूव होता है, यहाँ पे जैसे ही एक्टिवेशन होती है, एक कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं CD45, वो एक्टिवेट हो जाता है। ये जो CD45 होता है, ये फास्फेटेज प्रॉपर्टी होती है इसकी। फास्फेटेज मीन कि ये फास्फेट को रिमूव करवा सकता है। तो ये अब क्या होगा, ये CD4 इस फास्फेट को यहाँ से रिमूव करवा देगा। तो अब यहाँ से जैसे ही फास्फेट रिमूव होगा, ये जो काइनेज यानी कि LCK जो काइनेज है, ये एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि इसका जो कैटालिटिक डोमेन है ये एक्टिवेट हो जाएगी। तो अब ये क्या करवाएगा, काइनेज एक्टिविटी शो करेगा। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो CD3 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जो इसके साइटोप्लाज्मिक डोमेन है, यहाँ पे ITAM प्रेजेंट होता है, और ITAM पोर्शन में क्या होता है, टायरोसिन प्रेजेंट होता है। तो ये जो काइनेज है LCK, ये क्या करता है, इन जो टायरोसिन कंपोनेंट्स है इनकी फास्फोरिलेशन करवा देगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जितने भी ITAM कंपोनेंट्स हैं उन सब की फास्फोरिलेशन हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे जो है कंपोनेंट्स ITAM, इनकी फास्फोरिलेशन हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी फास्फोरिलेशन। इस तरह यानी कि जहाँ पे भी CD3 के ITAM पोर्शन होंगे वहाँ पे उनकी फास्फोरिलेशन हो जाती है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बना देता हूँ।
तो अब जैसे ही इन कंपोनेंट्स की फास्फोरिलेशन हो जाएगी तो एक ये जगह प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट अडाप्टर प्रोटीन्स को। अडाप्टर प्रोटीन्स क्या होती हैं? ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो दो डिफरेंट कंपोनेंट्स या दो डिफरेंट जो प्रोटीन होती हैं उनके दरमियान एक लिंक प्रोवाइड करती हैं। ये खुद कोई काम नहीं कर रही होती बल्कि एक लिंक प्रोवाइड करती हैं। मसलन अगर आपके दो फ्रेंड्स में लड़ाई हो जाती है तो आप अगर उनके दरमियान सुलह करवाते हैं तो आप एक क्या कर रहे होते हैं? उनके दरमियान एक लिंक प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो सुलह हो रही होती है वो अपने आपके दोस्तों के दरमियान हो रही होती है, आप जस्ट एक लिंक प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो अडॉप्टर प्रोटीन भी ऐसी होती हैं कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो सिग्नलिंग में हेल्प कर रहे होते हैं, यानी कि जैसे एंजाइम्स हो गए, उनके दरमियान एक लिंक प्रोवाइड करेगी अडॉप्टर प्रोटीन्स। तो जैसे इन कंपोनेंट्स यानी कि जो ITAM पोर्शन है इनकी फास्फोरिलेशन होती है तो यहाँ पे एक जगह प्रोवाइड करते हैं अडॉप्टर प्रोटीन्स के लिए। अब जैसे ही CD3 कंपोनेंट्स की फास्फोरिलेशन होगी और स्पेशली जैसे मैंने बताया ITAM पोर्शन की फास्फोरिलेशन होगी तो अब यहाँ पे क्या होगा? अडॉप्टर प्रोटीन आ जाएंगी। अब अडॉप्टर प्रोटीन जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो कौन सी होती है? वो होती है लैट। ये जो लैट है अब यहाँ पे ये आ जाएगी। इसके साथ साथ और क्या होता है? एक और एंजाइम होता है टायरोसिन काइनेज एंजाइम जिसे हम कहते हैं ZAP70, वो भी आके इधर आ जाएगा ZAP70। अब इस ZAP70 की एक्टिवेशन कैसे होगी? जब इसके साथ फास्फेट ऐड होगा। तो इसके अंदर फास्फेट कौन ऐड करता है? ये LCK इसके अंदर फास्फेट ऐड करता है। तो ये क्योंकि काइनेज एंजाइम है तो इसके अंदर इसको फास्फेट इसमें ऐड कर देगा। तो जैसे ही इसके अंदर फास्फेट ऐड हो जाता है तो इस ZAP17 की एक्टिवेशन हो जाएगी। तो अब ZAP17 क्या करता है? ये जो लैट है यानी कि जो अडॉप्टर प्रोटीन है इसकी एक्टिवेशन करवा देगा। अब इसकी एक्टिवेशन किस तरह से करवाएगा? इसकी भी फास्फोरिलेशन करवा देता है तो इसमें भी अब फास्फेट ऐड हो जाएंगे। तो अब ये जो अडॉप्टर प्रोटीन है ये एक्टिवेट हो गई है। तो जैसे ही इस अडॉप्टर प्रोटीन की फास्फोरिलेशन होगी तो अब क्या होगा? ये डिफरेंट जो एंजाइम होते हैं उनको यहाँ पे अकोमोडेट करवा देगी। तो जैसे मैंने बताया कि जो अडॉप्टर प्रोटीन होती हैं वो जस्ट क्या करते हैं? लिंक प्रोवाइड कर रही होती हैं डिफरेंट एंजाइम के दरमियान भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक एंजाइम और एक दूसरा एंजाइम है उसके दरमियान एक लिंक प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एंजाइम अकोमोडेट होगा इस मेम्ब्रेन के पास उसे हम कहते हैं PLC gamma 1 यानी कि फास्फोलाइपेज C gamma 1, ये आके यहाँ पे अकोमोडेट हो जाएगा। अब इसकी भी एक्टिवेशन किस तरह से होगी? इस ZAP70 की मदद से। ये ZAP70 क्या करता है? इसकी भी फास्फोरिलेशन करवा देगा। तो जब इस PLC gamma 1 की फास्फोरिलेशन होगी इसके साथ साथ इसकी एक्टिवेशन के लिए एक और भी काइनेज एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं ITK, वो भी इसकी फास्फोरिलेशन करवाता है और इसकी एक्टिवेशन में हेल्प करवा रहा होता है। तो अब क्या होगा? यहाँ पे PLC1 जो कि फास्फोलाइपेज एंजाइम है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये क्योंकि ये फास्फोलाइपेज एंजाइम है तो फास्फोलिपिड्स की ब्रेक डाउन करवा देगा। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे प्रेजेंट होता है कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं PIP2। ये फास्फोलाइपेज क्या करता है? इस PIP2 की ब्रेक डाउन करवा देता है। जब इस PIP2 की ब्रेक डाउन होती है तो उससे दो कंपोनेंट जनरेट होते हैं। एक को हम कहते हैं IP3, एक कंपोनेंट्स को हम कहते हैं IP3, और जो दूसरा कंपोनेंट इससे बनता है इस PIP2 से उसे हम कहते हैं DAG। ये दो कंपोनेंट्स जनरेट होंगे PIP2 की ब्रेकडाउन से, और इसकी ब्रेकडाउन किसने की है? PLC gamma 1 ने। अब ये IP3 क्या करता है? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि T सेल के अंदर प्रेजेंट होता है इसमें से कैल्शियम को रिमूव करवाएगा। तो अब ये जो IP3 है ये एक्ट करेगा इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर और यहाँ से कैल्शियम को रिमूव करवा देगा। तो अब क्या होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयंस इंक्रीज हो जाएंगे। तो जब कैल्शियम आयंस साइटोप्लाज्म में इंक्रीज हो जाते हैं तो ये कैल्शियम आयंस अटैच हो जाते हैं एक और प्रोटीन के साथ जिसे हम कहते हैं कैलमेडुलिन। ये जो कैलमेडुलिन है ये 4 कैल्शियम आयन को अपने साथ अटैच करवा सकते हैं, यानी कि 4 कैल्शियम के आयन अटैच हो जाएंगे इसके ऊपर, कैलमेडुलिन के ऊपर। ये जो कैलमेडुलिन है इसके ऊपर अब 4 कैल्शियम आयन अटैच हो जाएंगे। अब जैसे ही कैल्शियम आयन कैलमेडुलिन के ऊपर जाके अटैच होते हैं तो ये कैलमेडुलिन एक और कंपोनेंट के साथ जाके अटैच हो जाती है जिसे हम कहते हैं कैल्सिन्यूरिन। ये क्या है? कैल्सिन्यूरिन, और इसके ऊपर जाके अटैच हो जाएगी कैलमेडुलिन। ये होगी कैलमेडुलिन। तो अब ये जो कैल्सिन्यूरिन है जब कैलमेडुलिन के साथ अटैच हो जाती है तो ये अब फास्फेटेज का काम करती है, यानी कि ये जो कैल्सिन्यूरिन है ये फास्फेटेज का काम करेगी। जैसा कि यहाँ पे CD45 फास्फेटेज एंजाइम के तौर पे काम कर रहा था, और मैंने बताया कि फास्फेटेज एंजाइम क्या करते हैं? फास्फेट को रिमूव करवाते हैं। तो अब ये किस तरह से T सेल की एक्टिवेशन में हेल्प करेगी कैल्सिन्यूरिन? यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं NF80। ये क्या होता है?
इसके साथ जब फास्फेट अटैच होता है तो ये न्यूक्लियस के अंदर मूव नहीं कर सकता, और ये क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है तो ये जीन्स को एक्टिवेट करवाएगा जिससे टी सेल की एक्टिवेशन होगी। तो क्योंकि इसके साथ फास्फेट ऐड है तो ये मूव नहीं कर सकता इनसाइड न्यूक्लियस। तो अब ये कैल्सिन्यूरिन क्या करेगी, ये जो NF-AT है इसके साथ जो फास्फेट ऐड है इसको रिमूव करवा देगी। अब जैसे ही NF-AT से फास्फेट रिमूव होगा तो अब ये इजीली न्यूक्लियस के अंदर मूव कर सकता है NF-AT, और ये जो इसके जो स्पेसिफिक जीन्स होंगे उनको एक्टिवेट करवा देगा। तो ये अब जब स्पेसिफिक जीन्स एक्टिवेट होंगे तो उनसे जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगी उससे टी सेल की एक्टिवेशन होगी, जैसे कि इंटरल्यूकिन 2 की प्रोडक्शन होगी। और हमें पता है कि इंटरल्यूकिन 2 क्या करवाता है, टी सेल की एक्टिवेशन और प्रोलिफरेशन में हेल्प करवा रहा होता है। इसी तरह अब ये जो डैग है ये किस तरह से टी सेल की एक्टिवेशन करवाता है, इसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एक क्या करता है, ये डायरेक्टली एक एंजाइम को एक्टिवेट करवाता है जिसे हम कहते हैं PKC थीटा। ये जो PKC है इसका मतलब है प्रोटीन काइनेज एंजाइम, और ये इसकी स्पेशल टाइप है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं C थीटा, इसकी टाइप है स्पेशल। यानी कि जो प्रोटीन काइनेज एंजाइम होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ये उनमें से एक टाइप है जो कि इस डैग की मदद से एक्टिवेट होगी है। अब ये PKC थीटा किस तरह से टी सेल की एक्टिवेशन करवाएगा, ये क्या करवाता है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं NF-kB, उसकी एक्टिवेशन करवाता है। अब ये इसकी एक्टिवेशन किस तरह से करवाता है, ये इनडायरेक्टली इसकी एक्टिवेशन करवाता है। पहले ये जो NF-kB प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, इसके साथ इसका एक इनहिबिटर अटैच होता है जिसे हम कहते हैं IKB, यानी कि इनहिबिटर ऑफ NF-kB, IKB। ये क्या करवा रहा होता है, ये जो NF-kB है इसकी इनहिबिशन करवा रहा होता है। जब ये इनहिबिटेड फॉर्म में होता है तो ये न्यूक्लियस में मूव नहीं कर सकता, और ये जो स्पेसिफिक इसका जो जीन है उसको एक्टिवेट नहीं करवा सकता। तो ये जो PKC थीटा है ये इनडायरेक्टली इसकी एक्टिवेशन करवाएगा। अब ये किस तरह से करवाता है, क्योंकि ये काइनेज एंजाइम है तो ये फास्फोरिलेशन करवाएगा। तो ये दो कंपोनेंट्स की फास्फोरिलेशन करवाता है, एक को हम कहते हैं कर्मा 1, ये एक तो उसकी फास्फोरिलेशन करवाएगा, और दूसरा ये करवाता है टैक 1, इन दो की ये फास्फोरिलेशन करवाता है। अब क्या होना है कि इनकी मदद से ये जो NF-kB है इसकी एक्टिवेशन होनी है। तो इसकी एक्टिवेशन कैसे होगी, कब होगी, जब इसमें से ये जो IKB है इसमें से ये रिमूव हो जाएगा, यानी कि जब इससे डिटैच हो जाएगा तब NF-kB की एक्टिवेशन हो सकती है। और ये डिटैच कब होगा, जब IKB यानी कि जो इनहिबिटर ऑफ NF-kB है इसकी फास्फोरिलेशन होगी, तब ही क्या होगा, इसकी डिस्ट्रक्शन होगी और NF-kB इससे रिमूव हो जाएगा। क्योंकि इस कंपोनेंट्स की फास्फोरिलेशन करवानी है तो हमें एक और काइनेज एंजाइम की जरूरत होती है। तो वो काइनेज एंजाइम जो कि IKB की फास्फोरिलेशन करवाएगा उसको हम कहते हैं IKB काइनेज एंजाइम, उसको हम IKK से भी शो करते हैं, IKK। अब ये जो IKK होता है इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है उसका अल्फा कंपोनेंट, ये हो गया उसका अल्फा कंपोनेंट, एक होता है IKK का बीटा कंपोनेंट, ये हो गया बीटा, और इसके साथ एक और कंपोनेंट अटैच होता है जिसे हम कहते हैं नीमो, ये भी अटैच होता है इसके साथ। ये जो होल कॉम्प्लेक्स है ये IKB की फास्फोरिलेशन करवाएगा, यानी कि ये काइनेज एंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। अब इसकी एक्टिवेशन किस तरह से होती है, ये जो टैक 1 है ये जो IKK अल्फा कंपोनेंट है और IKK बीटा कंपोनेंट है इनकी फास्फोरिलेशन करवा देता है। जब इन दोनों की फास्फोरिलेशन होगी तो इससे कुछ ये पार्शली एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये जो कर्मा 1 है ये क्या करवाता है, इनडायरेक्टली नीमो जो है कंपोनेंट इसमें यूबिक्विटिन को ऐड करवा देता है। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि जो यूबिक्विटिन होता है वो क्या करवाता है, जिस कंपोनेंट के साथ भी अटैच हो जाता है उसकी डिस्ट्रक्शन काज करवा देता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा, इसमें यूबिक्विटिन ये जो IKK है इसकी एक्टिवेशन करवा रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे यूबिक्विटिन अटैच होगा और यहाँ पे फास्फेट अटैच हो जाएंगे तो ये एंजाइम जो IKK है ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये जैसे ही एक्टिवेट होगा ये IKB की फास्फोरिलेशन करवा देगा, और मैंने बताया था कि जो फास्फोरिलेशन जब IKB की हो जाती है तो अब क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन एंजाइम आ जाते हैं जो कि IKB की डिस्ट्रक्शन करवा देते हैं। तो जब IKB जो कि इनहिबिटर था NF-kB का इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो अब ये जो NF-kB है ये आज़ाद हो गया है, अब ये न्यूक्लियस के अंदर मूव कर सकता है NF-kB। तो जैसे ही NF-kB न्यूक्लियस के अंदर मूव करेगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे काम करेगा और जो इसका स्पेसिफिक जीन होगा उसको ये एक्टिवेट करवा देगा। तो जैसे ही स्पेसिफिक जीन एक्टिवेट होगा तो उसकी जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस होगी और उससे टी सेल की एक्टिवेशन हो जाती है।
तो इन दो पाथवे के अलावा एक और पाथवे भी होता है जिसकी मदद से टी सेल की एक्टिवेशन हो सकती है, उसे हम कहते हैं रैस मैक पाथवे। उसकी मदद से किस तरह से टी सेल की एक्टिवेशन होगी, उसमें ये होता है कि ये जो अडाप्टर प्रोटीन है ये हेल्प करती है, लैट जो कि अडाप्टर प्रोटीन है ये उस रैस मैक पाथवे जो है उसकी एक्टिवेशन में हेल्प करेगी। जैसे मैंने बताया था कि ये अडाप्टर प्रोटीन क्या करती हैं, जो लिंक कर रही होती हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक कंपोनेंट आके अटैच हो जाएगा जिसे हम कहते हैं GRB2। अब इस GRB2 के साथ एक और कंपोनेंट आके अटैच होता है जिसे हम कहते हैं SOS। SOS मीन सन ऑफ सेमनलेस। तो अब इस SOS के साथ एक और कंपोनेंट आके अटैच होता है जिसे हम कहते हैं GEF। अब ये GEF क्या करता है, ये रैस को एक्टिवेट करवाएगा। ये जो रैस होता है इनएक्टिव फॉर्म में GDP के साथ अटैच होता है। तो अब ये क्या करता है, GEF इस रैस को GTP के साथ अटैच करवाएगा। तो जब रैस GTP के साथ अटैच होता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। अब ये काइनेज एंजाइम के तौर पे बिहेव करेगा। अब जैसे ही रैस की एक्टिवेशन होगी ये मैक पाथवे को एक्टिवेट करवा देता है, और मैक पाथवे में जो फर्स्ट कंपोनेंट को ये एक्टिवेट करवाता है उसे हम कहते हैं रैफ की एक्टिवेशन करवाएगा। और इसकी एक्टिवेशन कैसे करवाता है, जैसे मैंने बताया कि ये काइनेज एंजाइम के तौर पे बिहेव करता है तो ये उसकी फास्फोरिलेशन करवा देगा। अब जैसे ही रैफ एक्टिवेट होगा ये भी काइनेज एंजाइम के तौर पे बिहेव करेगा और क्या करेगा, ये MEK उसको एक्टिवेट करवा देगा। ये MEK को किस तरह से एक्टिवेट करवाता है, जैसे मैंने बताया कि ये काइनेज एंजाइम के तौर पे बिहेव करता है तो इसमें ये फास्फेट को ऐड करवा देगा। अब ये MEK जो है ये भी अब काइनेज एंजाइम के तौर पे बिहेव करेगा, और ये एक और कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं ERK1 उसको एक्टिवेट करवा देता है। अब ये ERK ये किस तरह से एक्टिवेशन करवाता है फर्दर, ये भी काइनेज एंजाइम के तौर पे बिहेव करता है, और ये क्या करता है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं ELK उसकी फास्फोरिलेशन करवा देगा। तो अब जब ये ELK की फास्फोरिलेशन होगी तो अब ये ELK एक्टिवेट हो जाता है और ये जीन्स को एक्टिवेट करवा देता है जिससे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है जिसे हम कहते हैं FOS। अब ये जो FOS है ये भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे बिहेव करेगा। वो कैसे, ये जो ERK है ये इसकी फास्फोरिलेशन करवा देगा। इसी तरह एक और कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं JUN। वो भी क्या होता है, फास्फोरिलेटेड होता है। तो जब ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं तो इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं AP1। ये जो AP1 है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे काम करेगा और ये जो स्पेसिफिक जीन्स होंगे उनको एक्टिवेट करवा देगा। अब इन जीन्स की जो प्रोडक्ट्स होंगी, जैसे मैंने बताया कि इंटरल्यूकिन 2 की प्रोडक्शन होगी, इसके साथ साथ और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं जिससे क्या होता है, टी सेल की प्रॉपर एक्टिवेशन होती है। तो ये वो पाथवे थे जिसकी मदद से टी सेल की एक्टिवेशन होती है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो वीडियो है इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और इसकी फर्स्ट वीडियो भी देखनी है जैसे मैंने टी सेल रिसेप्टर की स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।